बेटा आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो देखते हैं ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ईथर कैसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा कर लें। प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी देख लें। आप जान रहे हो, सब बताया गया है। लोअर मेंबर लोअर मेंबर अप टू 3 or 4 कार्बन dissolved in water as it can form hydrogen bond with water। यहाँ पर ये ईथर है, ये स्लाइटली पोलर होगा, बहुत ज़्यादा पोलरिटी तो नहीं होगी, स्लाइटली पोलर होगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज लेस देन आइसोमेरिक, ये सब पढ़ाया जा चुका है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज लेस देन आइसोमेरिक एल्कोहल but more than हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर एल्कोहल, ईथर, सॉल्युबिलिटी का क्रम बोलें हाइड्रोकार्बन, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी यही क्रम होगा। नोट करके, ईथर इज स्लाइटली पोलर, लेकिन जब सॉल्वेंट की बात करते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं। ईथर इज स्लाइटली पोलर, तो ईथर जो है बहुत आंशिक रूप से पोलर होता है, लेकिन जब सॉल्वेंट में रखते हैं तो नॉन पोलर रखते हैं। क्यों भैया, क्यों पोलर होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए पोलर होता है। और यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा करें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन आइसोमेरिक एल्कोहल but more than hydrocarbon of comparative molecular mass। कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास, चलो भैया देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। एल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया था। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा,
यहाँ पर पोलरिटी होगी स्लाइटली पोलरिटी, वो भी ज़्यादा नहीं होगी, और यहाँ पर वान डर वाल फोर्स पाया जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, पोलरिटी और वान डर वाल फोर्स का, और इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ये आर्डर हो जाएगा। चलो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर इन जनरल ether does not react in neutral or in basic medium। सामान्य तौर पर ईथर न्यूट्रल मीडियम में या बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करता, एज इट इज itself लुईस बेस, क्योंकि ये खुद अपने आप में लुईस बेस होता है। अगर आपसे कहा जाए क्यों लुईस बेस होता है, तो आप कहेंगे ये देखो ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर है, तो जो 2 लोन पेयर रख रहा है वो लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, और लोन पेयर डोनर को हम लोग लुईस बेस कहते हैं। इट रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम, रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एटम रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप रिएक्शन ड्यू टू RO बॉन्ड। यहाँ पर पहला हम लोग लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है जिसके कारण ये लुईस बेस है, तो एसिड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एज ऑक्सीजन एटम हैज लोन पेयर, so it acts as Lewis base due to which it react with both protonic and non-protonic acid। नॉन प्रोटॉनिक एसिड का मतलब जिसमें H+ ना हो। तो विद प्रोटॉनिक एसिड। विद प्रोटॉनिक एसिड। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर देखा जाए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रोटॉनिक एसिड इसमें ये पहला है विद कंसंट्रेट एंड कोल्ड, ये चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, ये
CH3 यहाँ पर O डबल बॉन्ड है, यहाँ पर HI, ये कोल्ड है और कंसंट्रेट भी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसी H प्लस को दे देगा। अगर ऐसा करता है ये, तो इसको बोलेंगे डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन आयोडाइड। डाई एल्किल ऑक्सोनियम आयोडाइड, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है। ये ऑक्सोनियम हो गया। यहाँ पर अगर इसी सेम चीज हम लोग ले लें H2SO4 के साथ, विद कंसंट्रेट एंड कोल्ड H2SO4, with concentrate and cold H2SO4, भैया तो देखा जाए क्या होगा। यहाँ पर आपने ये ईथर लिया है, यहाँ पर दो लोन पेयर है, H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो, कंसंट्रेट तो है ही है, यहाँ पर कोल्ड भी लिख लिया जाए। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 यहाँ पर HSO4 माइनस, इसको कहेंगे डाई मेथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई मेथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट विद ग्रिग्नार रिएजेंट, विद ग्रिग्नार रिएजेंट। यहाँ पर ग्रिग्नार एजेंट के साथ हम लोग देखेंगे भैया, तो यहाँ पर ध्यान दो, वैसे ग्रिग्नार एजेंट में RMgX ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 4 हो गया, इसको 2 लोन पेयर मतलब की जरूरत है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये हम लोग R2O ईथर ले रहे हैं, इसके 2 मोल ले रहे हैं, और RMgX ले रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, ये ईथर का एक मॉलिक्यूल, ये ईथर का दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पर MgX, यहाँ पर R, ये ध्यान दो, ये हो जाएगा, ये ये सब ईथरेट हैं। ईथरेट मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ ईथर, ये ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं ये भी ईथरेट है। ईथरेट, ईथरेट अगर आपसे कहा जाए क्या है, तो ईथरेट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ ईथर।
ये यहाँ पर आगे विद BF3, यहाँ पर भी भैया ये R2O, यहाँ पर 2 मोल नहीं 1 मोल लेंगे क्योंकि ये BF3 है। यहाँ पर ध्यान दो, ये BF3 में बोरान को के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 ये ऑक्सीजन फ्लोरीन से शेयर करके अपने पास 6 कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, ये 2 डोनेट कर देगा, तो ये ईथरेट कहलाएगा। ईथरेट ग्रुप नेम है जो क्या कहलाएगा भैया, ईथर कहलाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ ईथर यहाँ पर। अब ड्यू टू एल्किल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, यहाँ पर पहला हैलोजिनेशन, यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पर Cl2 डार्क, तो ये दोनों अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा Cl, यहाँ पर O, ये CH, यहाँ पर Cl, ये हो जाएगा CH3, नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइमेथिल ईथर। और यहाँ पर अगर Cl2 हम लोग एक्सेस में ले लें, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको मालूम है कि सनलाइट की प्रेजेंस में लेने पर एक एक करके सारे हट जाते हैं। ये तो इसको जब हेलोजन हट जाता है, किसी कंपाउंड के सारे हाइड्रोजन अगर हट गए तो कंपाउंड का नाम वही रहता है, हम लोग पर हेलो और जोड़ देते हैं। कंपाउंड का नाम वही रहने देते हैं लेकिन पर हेलो हम लोग और जोड़ देते हैं भैया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, पर क्लोरो ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन बाय एयर, यहाँ पर भैया ये CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पर O2 जो एयर से मिल जाएगा, यहाँ पर HNO की प्रेजेंस में, ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हो जाएगा भैया। एक्सप्लोसिव होता है, ये यहाँ पर टेस्ट आप यहाँ पर ध्यान दें, ईथर इज केप्ट विद
concentrate H2SO4 and Cu2O. Cu2O check the formation of peroxide. And concentrate H2SO4 removes peroxide if form. Removes peroxide if form. Test of peroxide. यहाँ पर सैंपल, यहाँ पर KI स्टार्च लेंगे, ब्लू कलर, ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा सैंपल, यहाँ पर Fe++, यहाँ पर KCNS, FeCNS होल थ्राइस, ये रेड कलर, ये दोनों बता रहे हैं कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है। Peroxide is present. Before use of ether, it should be distilled with concentrate H2SO4 or KI or with FeSO4, ये पेरोक्साइड को रिमूव कर देगा। अगला तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू RO बॉन्ड, RO बॉन्ड के कारण रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दें, in case of unsymmetrical ether, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो ये ये एशियन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली SN2 होता है। खैर, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, CH2CH3। अब यहाँ पर आप HNU ले रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये ध्यान दो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये बॉन्ड तोड़ दिए। तो ये बॉन्ड जब आप तोड़ दिए तो यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा। ये अब ये प्रश्न उठता है कि ये कौन सा बॉन्ड, मान लो हम लोग इसको तोड़ दिए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये H जो है यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना CH3NU और CH3CH2OH बन गया। और यहाँ पे भैया अगर हम लोग CH3O CH2CH3 ले रहे हैं, यहाँ पर HNU बन रहा है,
तो ये बॉन्ड हो जाएगा प्लस, ये माइनस, यहां पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, इसके बेस पर जो प्रोडक्ट का नेचर है वो बदल जा रहा है। तो यहां पर कंडीशन देखा जाए, यहां पर केस 1, इफ both alkyl group are primary, अगर दोनों एल्किल ग्रुप प्राइमरी हैं, देन न्यूक्लियोफाइल NU माइनस will combine with smaller alkyl group। तो ये हो जाएगा और रिएक्शन SN2 होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ वन इज प्राइमरी, अगर एक प्राइमरी है एंड अदर इज सेकेंडरी, then nucleophile will combine with primary। तो न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी से कंबाइन करेगा, मतलब एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है, तो प्राइमरी से यहाँ पर वन इज एंड सेरी, then nucleophile will combine with tertiary और रिएक्शन SN1 होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं वैसे ओरली। ये SN1 मान रहे हैं और टर्सरी से कंबाइन करा रहे हैं, जब ये सॉल्वेंट आपका क्या है, पोलर है। सॉल्वेंट क्या भैया, पोलर, मतलब वाटर है, नॉट पोलर, वाटर है। और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, मतलब SN1 2 वाली कंडीशन रखता है, जैसे DMSO है, एसीटोन है, तब वो प्राइमरी से कंबाइन करेगा और तब जो है रिएक्शन SN2 होगा। वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोग मान के चल यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है, तो सॉल्वेंट आपका वाटर है। इफ वन इज एल्किल and other is phenyl, then nucleophile will combine with alkyl। अब एल्किल आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, कैसा है, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन SN1 है, SN2 है। अगर प्राइमरी है तो SN2 की संभावना रहेगी, टर्सरी है तो SN1 की संभावना रहेगी, सेकेंडरी है तो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा है, उसकी संभावना रहेगी। इफ बोथ आर फेनिल, then reaction does not occur। अगर दोनों फेनिल हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। इफ वन इज फेनिल एंड अदर इज साइक्लिक,
ring with 3 degree carbon. Then reaction does not occur. चलो देखा जाए भैया, ये सारी चीजें होंगी। हम लोग किसके साथ देखेंगे? विद कंसंट्रेट एंड हॉट HI। विद कंसंट्रेट एंड हॉट HI। अभी कोल्ड था तो ईथरेट बना था, और हॉट है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा भैया, ये ध्यान दो। जो कंडीशन लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। पहली कंडीशन ये कंसंट्रेट और हॉट है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो आपका HI है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा छोटे से जुड़ेगा जब दोनों प्राइमरी हैं। ये तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा भैया किससे जुड़ेगा? छोटे एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो CH3I हो गया, CH3CH2OH हो गया। अब यहाँ पर ध्यान लो, अगर HI एक्सेस में होता, यहीं पर अगर HI एक्सेस में कर दें तो क्या होगा? HI एक्सेस में तो ये पहला स्टेप तो होगा ही, यहाँ पर I बन गया, यहाँ पर CH3CH2OH जैसा कि बन गया। ये HI एक्सेस में होने पर ये जो HI है एल्कोहल से रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट 1 बन गया और ये प्रोडक्ट 2 बन गया। ये भैया आगे देखा जाए, एक प्राइमरी, दोनों प्राइमरी थे, यहाँ पर दूसरी कंडीशन है एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी अगर ज़्यादा ब्रांच नहीं है तो फिर HI जो है वो, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्राइमरी से जुड़ेगा। ये चीज़ चूँकि बैक साइड से यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं है तो अटैक करना आसान होगा। और रिएक्शन दोनों, ये जो आप लिख रहे हो और जो लिख चुके हो, ये दोनों SN2 हैं, SN2 रिएक्शन है। अब एक प्राइमरी है दूसरा टर्सरी है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्वेंट पर यहाँ पर मीडियम एक्वस है, यहाँ पर या कुछ नहीं बताया गया, तो फिर आप इसको क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, और ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको तोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे टर्सरी से यहाँ पे। तो अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, क्या होने जा रहा है? ये 3CH2OH प्लस CH3I हो जाएगा। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, मान लो यही चीज यहाँ पर AQ लिख रहे हैं, एक्वस मीडियम। अगर ये एनहाइड्रस कंडीशन है या HI को आपने लिया है एसीटोन के साथ, एनहाइड्रस कंडीशन है, तो फिर भैया ये जो प्रोडक्ट है ये SN1 है और ये हो जाएगा SN2। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो फिर छोटे वाले से जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये प्लस ये माइनस, या R एनहाइड्रस कंडीशन में लिया गया है, तो एनहाइड्रस का मतलब वही कि वाटर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, चौथा एक एल्किल है दूसरा फेनिल है, चौथी कंडीशन, चौथे पॉइंट पे एक एल्किल है और दूसरा फेनिल है,
तो फेनिल बना देते हैं। ये यहाँ पर HI, यहाँ पर भैया ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जिसको आप नेगेटिव कह रहे हो, ये किससे जुड़ेगा? ये एल्किल से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? चूंकि ये देखो यहाँ पर रिजोनेंस है, ये जो फेनिल का कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस होने के कारण ये फेनिल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2I और यहाँ पर हो जाएगा ये फिनाल। एक और चीज आप ध्यान दो, यहाँ पर HI एक्सेस में हो या लिमिटेड में, लिमिटेड में ले लो और एक्सेस में ले लो, दोनों में यही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों यही बनेगा? क्योंकि फिनाल HI से रिएक्ट नहीं करेगा ये चीज। और क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? तो OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। यहाँ पे भैया अगर दोनों फेनिल ग्रुप हैं, जो पांचवी कंडीशन बताया गया था, ये दोनों फेनिल ग्रुप हैं, ये तो ये HI अगर आप ले रहे हो तो यहां पर नो रिएक्शन लिखने वाले हो। क्यों? चूंकि अब ये दोनों साइड से O बॉन्ड नहीं टूटेगा, दोनों साइड से रेजोनेंस है। ये भैया ये एक फेनिल ग्रुप है, ये सारी। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखने वाले हो? तो ये आप यहाँ नो रिएक्शन नहीं कर सकते। ये देखो ये CO बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखने वाले हो भैया? ये फिनाल हो जाएगा और ये बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नो रिएक्शन नहीं लिख सकते, चूंकि ऑक्सीजन दोनों साइड से बेंजीन रिएक्शन नहीं जुड़ा है। ये पांचवी कंडीशन इसमें ही है, ये कंडीशन 5 है। 6 में देखा जाए, यहाँ पर आप लिखने वाले हो, एक बेंजीन रिंग लिख रहे हो और दूसरा ये जो ऑक्सीजन है साइक्लिक रिंग है टर्सरी, यहाँ पर HI, यहाँ पर भी नो रिएक्शन। क्यों भैया? इधर से रिजोनेंस के कारण नहीं टूटेगा ये वाला, ये बॉन्ड नंबर 1 रिजोनेंस के कारण नहीं टूटेगा, और ये बॉन्ड नंबर 2 जो है लो, तो यहाँ पे भैया हम आपसे बात कर रहे थे कि ये रिएक्शन नहीं इसलिए हो रहा कि इधर बेंजीन रिंग वाला CO बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों? चूंकि रिजोनेंस है। और ये बॉन्ड नंबर अगर 2 इसको बोलें तो ये बॉन्ड 2 भी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? चूंकि अगर ये टूट जाएगा तो जो प्लस चार्ज है वो ब्रिज हेड कार्बन आइटम पे आ जाएगा और तब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा, तो इसलिए ये भी नहीं टूटेगा। यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम दोनों साइड से ब्रिज हेड कार्बन कर दें, यहाँ पर ऐसे, तब भी आप नो रिएक्शन लिखोगे। यहाँ पर HI कर दें तब भी आप नो रिएक्शन लिखोगे। यहाँ पर ध्यान दें, एक साइड से ब्रिज हेड कार्बन आइटम है और दूसरे साइड से साइक्लिक रिंग है, तब टूट जाएगा, तब ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये ध्यान दो, ये ब्रिज हेड कार्बन है और ये साइक्लिक रिंग है। अब ये जो HI है ये न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ेगा साइक्लिक रिंग्स,
ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर और भी आगे देखो, ये साइक्लिक ईथर है, यहाँ पर ये ऐसे है। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर ये चाहिए अगर हम लोग लेते हैं तो ये यहाँ पर ये बांड टूटेगा ये, और है तो हालांकि सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर कई साइड से घिरे होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल सेकेंडरी से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा। आगे तो ये था कुछ मेन रिएक्शन, और भी आगे हम लोग देख लेते हैं विद एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पर अब हम लोग एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं, ये COCl, यहाँ पर कोई भी लुईस एसिड ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, तो ये बांड निश्चित रूप से टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो ये चीज, अब ये जो माइनस वाला पार्ट है न्यूक्लियोफाइल है वो छोटे से जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl और हो जाएगा CH3CO OCH2CH3 हो जाएगा विद एसिटिल क्लोराइड विद PCl5। यहाँ पर भैया PCl5 सिंगल बॉन्डेड कार्बन को हटाता है, मालूम है। यहाँ पर PCl5 से हमेशा 2 Cl निकलता है, तो अब ये ध्यान दो 2 Cl हमेशा निकलेगा, तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl CH2Cl, यहाँ पर POCl3 हो जाएगा भैया, ये चीज हो जाएगा विद PCl5 हो गया विद डाइल्यूट H2SO4, ये यहाँ पर तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन लिखना, वाटर के साथ लिखना। यहाँ पर बॉन्ड चाहे जो तोड़ दो, प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 मोल एल्कोहल बन जाएंगे विद कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ पर देखा जाए तो कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, तो यहाँ पर HSO4 कंसंट्रेट और हॉट, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3HSO4 CH3CH2OH। नोट करके if ether had
has L beta hydrogen in any alkyl group and heated with concentrate H2O4, then this alkyl group convert into alkene. If both alkyl group has बीटा हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन लिखें, then both convert into alkene. Both convert into alkene. ये हो जाएगा भैया यहाँ पर हीट, तो ये बांड टूटेगा CH3HSO4 और ये बदल जाएगा एल्कीन में। यहाँ पर दोनों में बीटा हाइड्रोजन है, कंसंट्रेट H2SO4 हीट, H2O यहाँ पर Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस convert ether into alkene if it has बीटा हाइड्रोजन। वही सेम चीज ये हो जाएगा एरोमेटिक ईथर ये एनिसाल है, ये फेनिटॉल है। केमिकल रिएक्शन देखा जाए अगर ड्यू टू RO बॉन्ड पढ़ा जा चुका है, ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो पहला हो जाएगा ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कारण, तो यहाँ पर ध्यान दो भैया ये जो OR है ये प्लस M ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एंड एक्टिवेटिंग है।
तो बाकी आप जान ही रहे हो रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन होंगे। यहाँ पर ये OR आप ले रहे हो, यहाँ पर X2 FeX3, तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर हैलोजन आ जाएगा। पैरा वाला मेजर होगा, कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे या फ्यूमिंग ले लो तो SO3H पैरा मेजर होगा लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर और आर्थो मेजर होगा लो टेम्परेचर पर, SO3H आ जाएगा। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 ले लें तो NO2 आ जाएगा। रिएक्टिंग स्पीसीज NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम आयन जिसको कहते हैं, और यहाँ पर HNO3 बेस की तरह कार्य कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एस्टाइलेशन भी रिप्रेजेंट करेगा। लिख ही लो जब सब लिख रहे हो तो। यहाँ पर CH3X, यहाँ पर AlCl3, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। यहाँ कुछ विशेष बताना नहीं था, इसलिए एसिटाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहेंगे, ऊपर वाले को इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कहेंगे। सब आप जानते हो और पढ़ाया गया है कई बार, तो इसलिए रिएक्शन में यहाँ पर कुछ विशेष है नहीं। COCH3 यूजेज ऑफ ईथर। पहला, एज सॉल्वेंट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। दूसरा, सॉल्वेंट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। दूसरा भैया क्या करने वाले हैं हम लोग, सॉल्वेंट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। दूसरा C2H5O C2H5, इसको कहेंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। used as anesthetic। Nowadays it is replaced by ethane। by ethane। फार्मूला CH, यहाँ पर F, यहाँ पर Cl, CF2, CF3, CHF2, ये हो जाएगा। और आइसोफ्लूरेन
आइसोफ्लूरेन, यहाँ पर 3C CHCl OCHF2, ये सब भैया यूज किए जाते हैं। तो ये एनेस्थेटिक होते हैं, ये इनकी रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाती है, और एथिल डाइएथिल ईथर की जो रिकवरी है वो स्लो है, तो स्लो रिकवरी के कारण उसको ज़्यादा यूज नहीं करते। तो आज की बात यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिनाल पढ़ेंगे। ठीक बेटा।